Here is the another question of irrecoverable debt or PFDD और irrecoverable debts recovered. पास पेपर का जून 2009 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2. याद रखिएगा बैड डेब्ट इतना फ्रिक्वेंट नहीं आता एग्ज़ाम में, मतलब कोई इतना फुल फ्लैज AS लेवल के अंदर नहीं आता. अगर आता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है और इतने कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है आपके पास. अब देखिएगा सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 जर्मिया लॉस्ट मनी थ्रू कस्टमर नॉट पेइंग द अमाउंट्स ड्यू टू हिम. जर्मिया ने अपने पैसे खो दिए या घुमा दिए. कुछ कस्टमर्स को उधार पे बेचा था उन्होंने पे नहीं किया और जर्मिया ने क्या बना लिया, सेटअप कर लिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट. सही है. गिव वन रीज़न वाई जर्मिया डिसाइडेड टू सेटअप हिज अकाउंट. एक रीज़न बताओ कि जर्मिया ने PFDD का अकाउंट क्यों बनाया. अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा गिव वन रीज़न वाई जर्मिया डिसाइडेड टू सेटअप दिस अकाउंट, थोड़ा सा प्रूडेंस से और अक्रूवल्स और मैचिंग से इसको लिंक करना है. अगर आप लिंक कर लेंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे. अगर मैं आपसे कहता हूँ जर्मिया ओपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द एंटिसिपेटेड लॉसेस यानी फॉर द फ्यूचर लॉसेस. जर्मिया ने ये अकाउंट जो है क्यों ओपन किया है. जर्मिया ओपन अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द लॉसेस likely to arise in future. For example prudence concept. क्या क्या था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने, टू रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस या एंटिसिपेटेड लॉसेस मतलब वो लॉसेस जो अभी हुए नहीं हैं उनको रिकॉर्ड कर दो आपके पास. फॉर एग्जांपल कैसे रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ एन एस्टीमेट लॉस है, एक एस्टीमेट है कि वो बैड होगा या नहीं होगा. अगर आपके पास आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे यानी इस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करोगे तो इसका मतलब आपने एक्सपेंस क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं. और एक्सपेंस जब कम किए तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और साथ ही साथ अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं किया तो उससे आपके एसेट्स भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे. क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उसमें से हम एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने पैसे जो है, इतने लोग जो हैं या इतने कस्टमर जो हैं पैसे नहीं देंगे. तो ये बात किसने कही थी, प्रूडेंस ने कही थी. तो आपके पास यहाँ पर क्या, और दूसरा इसके साथ अगर लिखना चाहो अक्रूवल्स और मैचिंग से रिलेटेड लिख सकते हो. आपके पास के करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर की कॉस्ट से आप मैच करोगे, क्योंकि PFDD एक एस्टिमेटेड लॉस है. जैसे ही होगा आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे. डिस्क्राइब 2 फैक्टर्स. कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं, पार्ट A का 2 जो डिस्क्राइब 2 फैक्टर्स जर्मिया माइट कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग द अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो जर्मिया डिसाइड करेगी. नंबर 1 पास्ट एक्सपीरियंस, सेकेंड वन स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट कस्टमर, थर्ड वन एज एंड साइज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स और क्या कहते हैं प्रेजेंट एंड इंडस्ट्री कंडीशंस हो गई या प्रेजेंट एंड मार्केट इंडस्ट्री कंडीशंस हो गई. इकोनॉमी ऑफ द कंट्री रिसेशन के उस पर हो गई. इसके बाद आपके पास प्रेस रिलीज अबाउट कस्टमर हो गया, कंपैरिजन बिटवीन प्रीवियस ईयर्स और कंपैटिटर्स हो गया. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, PFDD का अकाउंट क्रिएट करते हो. इसके बाद नीचे आ जाओ ज़रा. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है बैड डेब्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ. अकॉर्डिंग टू बैड डेब्ट्स व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और क्रेडिट कस्टमर डज नॉट पे द अमाउंट ड्यू, दिस इज सेड टू बी इररिकवेबल. और चाहो तो उसकी एंट्री बना दो इररिकवेबल डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट. और फिर उसी के साथ थोड़ा सा कंटिन्यूशन के साथ PFDD इज़ एन एस्टिमेट बाय मैनेजमेंट ऑफ द अमाउंट दैट कैन बी टर्न बैड इन फ्यूचर. आपके पास PFDD की आपने डेफिनेशन लिख दी तो ये आपके पास क्या हो गया, पार्ट A का 1, 2 और 3 तीनों में क्या था, थियोरेटिकल पार्ट था जो हमने कर लिया. एग्री.
फिर उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ देखना, आपके पास ऑन 1 अप्रैल 2008 जर्मिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैड अ बैलेंस ऑफ 8000। पहले देख लो बनाना क्या है। प्रिपेयर इन जर्मिया लेजर्स अकाउंट, PFDD अकाउंट बनाना है और बैड डेट का अकाउंट बनाना है। तो उसका मतलब यू कैन ड्रॉ 2 अकाउंट्स। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, पार्ट बी। ये देखिएगा पार्ट बी के 1 में आपको उन्होंने क्या कहा था, कौन सा अकाउंट बनाना है। ये हो गया PFDD का अकाउंट और ये वाला जो हो गया ये अकाउंट बन जाएगा इररिकवेबल डेब्ट का अकाउंट। एग्री? सही है भाई। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है मैं साथ साथ ये दोनों अकाउंट्स को क्या कर लूँगा, मेंटेन कर लूँगा, बना लूँगा। PFDD का अकाउंट हो गया और दूसरा इररिकवेबल डेब्ट्स यानी बैड डेब्ट का अकाउंट हो गया। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। ये कौन सी साइड है, डेबिट, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। आपको मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनवा दिया था अगर आपको याद हो तो। और अब इधर सुन लीजिएगा, जो वैल्यू आपको आराम से समझ में आ जाए ना आप लिख दीजिएगा। 1 अप्रैल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, कितना बैलेंस दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 अप्रैल 2008 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 8000। जो जो वैल्यूज़ मिलते जाए लिखते जाओ, ख़त्म। आगे चल रहा हूँ, देख लेना। दिस कंसिस्टेड एन एंटिसिपेटेड लॉस। एंटिसिपेटेड लॉस मतलब अभी हुआ नहीं है। कितना, 2500, विच वॉस टोटल ओड बाय ट्रेड रिसीवेबल उड़िया। उड़िया से कितने पैसे लेने, 2500 लेने। हु हैड बीन डिक्लेयर बैंकक्रप्ट। उड़िया जो है बैंकक्रप्ट हो गई है। क्या हो गई है, बैंकक्रप्ट हो गई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एंड अ जनरल प्रोविजन ऑफ 5500 विच वॉज टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। बोला जनरल प्रोविजन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस अभी फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। सही है। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद लिखा है अचानक एक और बंदी आई उस ऑन 31 मई 2008। बंदी का नाम क्या था, लियू, हु ओड जर्मिया 1200 पेड जर्मिया ओनली 0.40 फॉर एवरी डॉलर ओड। द रिमाइंडर वॉज रिटर्न ऑफ एस बैड डेब्ट। पहली कस्टमर कौन थी, उड़िया। दूसरी कस्टमर कौन थी, लियो। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, जो लियो नाम की बंदी थी ना, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, LIEW, कितने पैसे लेने थे इससे, 1200, जिसमें इसने कितने पे कर दिए, 0.40, और रिमाइंडर क्या बच गया, 0.60। तो इसका मतलब 1200 में से 1200 का 40% कितना होता है, 1200 का 40% 480, यानी कितनी अमाउंट आ गई, 480, और 1200 का 60% कितना होता है, 720। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहता हूँ तो मेरा जो बैड डेब्ट हुआ ना वो कितना हो गया, 720। एग्री, पक्का। और दूसरी बंदी कौन थी, अगर आप लोगों को याद हो तो दूसरी बंदी कौन थी, उड़िया। उड़िया के कितने पैसे थे, 2500। अच्छा, अब उड़िया की जो लाइन है ना वो यहाँ पर है, इधर देखिएगा। क्या लिखी हुई है ये लाइन, पढ़े। ऑन 30 जून 2008 उड़िया पेड $35 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी उड़िया ने कितने डॉलर पे कर दिए, यानी 35% पे कर दिया। बाकी क्या हुआ, बाकी बैड डेट हो गया। तो आपने इसका मतलब है, यानी इसका 25%, सॉरी 1 मिनट, 35%, 0.35, और पीछे बच कितना गया, 0.65। तो इसका मतलब 2500 का जो 0.65 है वो क्या होगा,
1625, तो इसका मतलब बैड डेप मिल गया, एक दो मिल गए बैड डेप। क्लियर? पक्का? रिपीट करूं? अच्छा, इसके बाद तीसरी लाइन लिखी हुई है आपके पास जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 28 Feb 2009 जर्मिया रोट ऑफ 300 ऑफ ओवर ड्यू डेट फ्रॉम वेरियस ट्रेड रिसीवेबल, यानी जर्मिया ने 300 रुपये और भी क्या कर दिए हैं, नोट डाउन करवा दिए हैं वेरियस ट्रेड रिसीवेबल्स। वेरियस ट्रेड रिसीवेबल मतलब कोई नाम नहीं है मगर बंदे भाग गए। तो इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग का साल कब ख़त्म हुआ है? मार्च में ख़त्म हुआ है। हमारा अकाउंटिंग का साल अगर देखा जाए कब ख़त्म हुआ है, मार्च में ख़त्म हो रहा है, और अकाउंटिंग का साल शुरू कब हो रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब 7 से 8 एक साल बनेगा और 8 से 9 एक साल बनेगा ना। तो इधर देखिएगा प्लीज़, रिपीट कर रहा हूँ बात को, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिएगा 2007 टिल 2008, 2007 टिल 2008 एग्री। बैड डेप के अकाउंट में कोई भी BDCD नहीं होता। सबसे पहले कौन भागा था आपका? उरिया भागी थी, उरिया बैंकरप्ट हुई थी, मगर उरिया की डेट क्या थी? जून थी। मगर सबसे पहले कौन था? ल्यू था, क्योंकि उसकी डेट थी 31 मई। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 31 मई। बंदे का नाम क्या था? ल्यू था। ल्यू ने कितने पैसे का धोखा दिया था? 1200 में से 40% दे दिया था, तो नुकसान कितने का हुआ? 720। एग्री। ल्यू के बाद उरिया जो है 30 जून को वो हुई थी, क्या हुई थी? 30 जून को। तो यहाँ लिख दिया उरिया से 2500 मांगता था, मगर 35% दे चुकी थी, 65% क्या था? बैड डेप था। ख़त्म। तो इसका मतलब ये वाला साल क्या हो गया तुम्हारा? कंप्लीट हो गया, अकाउंटिंग का साल ख़त्म हो गया। तो 720 और 1625 कितना हो गया? हेल्प कर सकते हो? जी बेटा 2345। और यहाँ पर क्या किया मैंने? 31 मार्च इनकम स्टेटमेंट आप पूरा लिखोगे, मेरे पास जगह कम है इस वजह से। कितना? 2345, 2345। तो इसका मतलब 7-8 में जो मेरा बिज़नेस का जो एक्सपेंस हुआ था ना, वो कितना हुआ था? 2345। सर ये जो 300 रुपये का और बैड डेप है वो आप क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि वो हुआ है 2009 में। तो 8 से 9 वाला जो साल बनेगा जो आप उसमें रिकॉर्ड करोगे। तो मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए देखो 2008-2009, 2008-2009, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास? जी बेटा नहीं बेटा, तो अकाउंटिंग ईयर को देखना है ना हम लोगों ने। जी बेटा एक ही साल नहीं बेटा यार, मगर उसमें ना थोड़ा सा एक चीज़ देखना पड़ेगा। आपके पास एक साल नहीं है ना, क्योंकि ऊपर जाके देखो अकाउंटिंग का क्या बोला हुआ है? 1 अप्रैल 2007 बोला हुआ है। जब बिज़नेस शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2007, मगर जो यहाँ पर यहाँ नीचे इन्होंने लिखा हुआ है 2008 लिखा हुआ है, 31 मई 2008, 30 जून 2000। तो आप लोग, और नीचे वाला जो है 2009 है। वैसे अगर देखा जाए अकाउंटिंग अगर हम कंटिन्यूएशन करते हैं ना, अप्रैल से 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। फरवरी आ रहा है तो एक ही साल में वो दे देंगे। मगर इसमें थोड़ा सा इसमें एम्बिग्युइटी है, क्योंकि वो जो साल शुरू हुआ ना ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, यानी आपका ईयर एंड मार्च में हो रहा है, और जो आपने प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो 1 अप्रैल 2007 के लिए बना रहे हो। और अगर इस तरह लॉजिक को देखते हो तो एक ही में बन जाएगा, मतलब 8 से 9 पूरा एक कंप्लीट साल हो जाएगा, उसी में सारे डाउट आ जाएंगे। एक में बना सकते हैं, मगर आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अकाउंटिंग ईयर आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वजह से मैं उसको सेपरेट लिख रहा हूँ। तो 8 से 9 में क्या हो गया आपके पास? ये देखो कौन भागा था आपके पास? ट्रेड रिसीवेबल था ना, तो उसका तो कोई नाम नहीं था, उसकी तो कोई पहचान नहीं थी। कितना था? 300। जी बेटा
जो भी ये सारी चीजें हैं एंट्रीज, वो उसके नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से। हाँ, अगर मैंने देखो आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं ना, ये एक तरीका तो ये हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इस सवाल में क्योंकि डेट्स के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, यहाँ पर हम फिर भी इसको चेक कर लूँगा। ये देखो, ये आपके पास क्या था, अगर हम इसका इधर देखिए प्लीज़ बेटा, अगर हम इसको आप जो मैं आपके मशवरे पे चलता हूँ तो ये देखो मैं इसको इस तरह भी बना सकता था। कैसे? इररिकवेबल डेब्ट, सबसे पहले कौन भागा था, मैंने डायरेक्ट इसको बना लिया 2008 से 2009। ऐसे ही कह रही हो आप, 2008 से 2009। सबसे पहले कौन था? 31 मई, फिर कौन था? 30 जून, और फिर कौन था? मार्च। सही है भाई? नहीं, हाँ 28 फैब। ओके, तो इधर कौन था सबसे पहले? आई थिंक मेरे ख्याल से लियू था, जो कितना बैड डेट हुआ 720। फिर कौन था? ओडिया, कितना हुआ 1625। और फिर कौन था? ट्रेड रिसीवेबल्स 300। इन सबको टोटल कर लो जल्दी से। जी बेटा 26। अगर ये पूरा एक ईयर है तो आप इसको इस तरह बनाओगे, अगर वो सेपरेट है तो आप उसको इस तरह बनाओगे। एग्री? जिस साल का बैड डेब्ट होगा आप उसको उसी साल रिकॉर्ड करोगे। यहाँ तक क्लियर? लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? आप इधर देखिएगा 31 मार्च कितने पैसे थे आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन? कैसे निकाल लोगे? 2,05,000 ट्रेड रिसीवेबल है, उनका डाउट कितने परसेंट है? 3%। तो 2,05,000 का 3% निकाल लीजिए, कितना होगा? 6150 समथिंग कुछ होगा। देखें, यही है। इसका मतलब ये काम भी हो गया आपका। कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है? क्रेडिट साइड। साल के शुरू में कितना डाउट था आपको? 8,000। और साल के आखिर में जब बिजनेस बंद कर रहे थे वो डाउट कितना हो गया? बढ़ गया, कम हो गया? कितने से कम हो गया? 31 मार्च इनकम स्टेटमेंट डिक्रीज, कितने से डाउट डिक्रीज हो गया? कितने से शक डिक्रीज हो गया? 1850। तो इसका मतलब 8,000, इसका मतलब है 8,000। एग्री? उन्होंने न्यू बैलेंस नीचे लाने का बोला नहीं है, मगर सिर्फ अगर कहेगा तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2009 ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगर वो कहेगा कैरी डाउन द बैलेंस तो आप इस तरीके से इसको लेकर आओगे नीचे। क्लियर? अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये आप लोग पढ़ लो। मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़ लो। सॉरी, पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ो। क्या आप पढ़ने के बाद इसको समझ सकते हो क्या बनाना है और ये क्या है? सारा गेम 2 लाइंस पे है, क्या आप रीड कर सकते हो?
जी बेटा बता सकते हैं जी। बैड डेट रिकवर्ड का कहाँ लिखा है रिकवर्ड हुआ है? वो लिखा है ऑन 31 मार्च 2019 9 खलील हुज दैट वॉज 3000 हैड बीन रिटर्न ऑफ इन। कब रिटर्न ऑफ किया था? और आज आप खड़े कौन से साल में हो? तो इसका मतलब 2 साल पहले खलील नाम का बंदा था, वो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था किसी भी वजूहात की वजह से। आफ्टर ही अनएक्सपेक्टेडली लेफ्ट द कंट्री, उसने वो अचानक अनएक्सपेक्टेडली चला गया मुल्क छोड़ के बगैर बताए। तो मुझे तो ऐसा रिकॉर्ड करना था ना, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मैंने एंट्री बनाई होगी इररिकवेबल डेबिट और खलील ओके एंड रिटर्न, वो वापस आया और उसने अमाउंट क्या कर दी? पे कर दी। अमाउंट के पास स्टोर में बटरफ्लाई 3 भी नहीं है। और आपके पास यहाँ पर क्या था? प्रिपेयर जर्मिया लेजर अकाउंट्स बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट बनाना है। तो जब आप बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? यहाँ देख लीजिए, इररिकवेबल रिकवर्ड अकाउंट, अगेन दिस इज कॉल्ड डेबिट साइड और दिस इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अच्छा, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि पैसे जो है किस फॉर्म में आए हैं, या कैश की फॉर्म में है या चेक की फॉर्म में, कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल कौन सा ईयर था? 2009 और 2009। कौन से कब वापस दिया था उसने? 31 मार्च। तो मैंने लिख दिया कैश स्लैश खलील। कितनी अमाउंट थी? 3000। इररिकवेबल डेब्ट, अगर कोई डेब्ट, जब कोई बंदा हमें हमारे पैसे वापस देगा तो हम एंट्री, अकाउंटेंट की एंट्री बनाएगा। कैश आया है, किससे आया है? खलील से आया, कैश डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे? इररिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो किसका अकाउंट बना रहे हो? इररिकवेबल डेब्ट का अकाउंट बना रहे हो, इररिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड का अकाउंट बना रहे हो। तो कैश या खलील डेबिट हो रहा है, तो इस अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी बैलेंसिंग करोगे, यहाँ 3000 है, बराबर में कुछ नहीं है, तो I/S कितना कर दोगे? 3000 कर दोगे। तो इसका मतलब ये अकाउंट क्या हो गया? बंद हो गया। तो इसका मतलब आपके पास जो पैसे आए हैं 3000, वो किससे आए हैं? जो डेट आप लोगों ने क्या हुए थे। और ये आपको मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक भी बता देता हूँ, जो साइंस वाले बच्चे हैं। जैसे जब आपने इसको राइट ऑफ किया होगा ना, तो एंट्री क्या बनाई होगी? इररिकवेबल डेबिट 3000 से और खलील क्रेडिट 3000 से। ये आपने क्या किया था जब इसको रिटर्न ऑफ किया होगा? कब रिटर्न ऑफ किया था? यानी ये बंदा भागा था, और जब ये वापस आया है तो इसकी एंट्री क्या बनाई आप लोगों ने? कैश या बैंक डेबिट। किससे आई है पैसे? खलील से आ गए पैसे 3000, यानी मेरे बिजनेस का एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। और आप उसको क्या लिखोगे? इररिकवेबल डेब्ट जी मेरा बच्चा बोले। यहाँ पे लिखा हुआ है a general provision of 5500 which was 2% of all his trade receivables। जी बेटा, तो ये वाला हमने एस्पेक्ट अभी तक यूज नहीं किया, ये कहाँ पे यूज किया? ये वाला जो जनरल प्रोविज़न है, जब भी मैंने आपको इसमें कटवा दिया था, क्योंकि आपको ये आपके पास कहीं यूज़ ही नहीं होना, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि जो वैल्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि ये वैल्यूज़ इन जगहों पे होगी, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर